बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू पैराडाइज कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है रॉकेट प्रोपल्शन। प्रोपेल का मतलब है धकेलना। रॉकेट का आप ये कह रहे हैं कि रॉकेट को जब फायर किया जाता है तो वो स्पेस तक जाता है। आप जानते हैं कि रॉकेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो स्पेस तक जा सकता है। तो ये इतनी लॉन्ग हाइट्स तक वर्क करने के लिए और फिर ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर तक जाने के लिए रॉकेट को इस्तेमाल किया जाता है। और ये मुख्तलिफ तरह के आज जो है वॉर हेड को भी लेके जा सकता है, मुख्तलिफ तरह की इंस्ट्रूमेंट्स को अपने साथ लेके जा सकता है। रॉकेट एक सब्जेक्ट बेसिकली स्पेस साइंस का है, ठीक है। और रॉकेट की जो सब्जेक्ट है वो एक वास्ट डाइवर्सिटी रखता है। हम यहाँ पे सिर्फ उसकी बेसिक बातों को जो आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में वहाँ तक डिस्कस करेंगे। वरना अगर आप रॉकेट पे डिस्कस करते हैं तो इंटर के अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर बीएससी के स्टूडेंट्स जो हैं वो रॉकेट इक्वेशन को डिराइव करते हैं। लेकिन यहाँ हमारा मकसद रॉकेट इक्वेशन को भी डिराइव करना नहीं है, क्योंकि बात हम अपने इस सिलेबस के क्राइटेरिया में रह के ही करेंगे। और स्पेस साइंस का तो बाकायदा एक सब्जेक्ट है रॉकेट साइंस, ठीक है। तो रॉकेट की प्रोपल्शन किस लॉ के अकॉर्डिंग है, किस रूल पर है, उस पर हम बात करेंगे। फिर रॉकेट की जो कंस्ट्रक्शन है उस पर थोड़ी बात करेंगे और फिर रॉकेट के एक्सेलरेशन को हम डिराइव करेंगे। तो हमारा आज का ये आर्टिकल कंप्लीट होगा। इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें आपको मैं बोर्ड के ऊपर इसकी थ्योरी बहुत कम लिखूंगा। मैं आपके सामने स्क्रीन शॉट्स पर आपको कुछ चीज़ें जो है वो साथ साथ बता रहा हूँ, प्लीज़ गौर कीजिएगा। सबसे पहले तो रॉकेट की प्रोपल्शन जो है वो किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, मैं एक छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। स्टूडेंट्स, एक छोटा सा खाका आपको दिखाया गया है, इधर प्लीज़ गौर कीजिए कि रॉकेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जिसका एक फ्रंट पार्ट और एक रियर पार्ट, अगला हिस्सा और एक पीछे वाला हिस्सा होता है। और अब इसको लॉन्च जब तक नहीं करते ये हमारा सारा सिस्टम एट रेस्ट है, तो टोटल मोमेंटम ज़ीरो है। अब रॉकेट ने लॉन्ग हाइट तक जाना है। ज़रा इसको इस तरह से समझ लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं ज़मीन, और ज़मीन का एक ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ डॉटेड इस लाइंस के अंदर अंदर। तो बेटा ज़मीन से जब रॉकेट को फायर करेंगे तो मुसलसल उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जो है वो एक्ट करेगी और इसकी वेलोसिटी लगातार कम करेगी। तो रॉकेट, अगर कोई भी चीज़ आप ज़मीन से फेंकते हैं तो वो कुछ हाइट के बाद ज़मीन पर ही गिरती है, लेकिन रॉकेट को इस ग्रेविटी को ओवरकम करना है। दूसरा यहाँ पे एयर फ्रिक्शन है, ये भी अपना एक रोल प्ले करती है। तो रॉकेट को ग्रेविटी और एयर फ्रिक्शन दोनों को ओवरकम करते 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 ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करना है, यानी जहाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है। तो इस लॉन्ग हाइट तक जाने के लिए रॉकेट के पास एनफ फ्यूल होना चाहिए। यही वजह है कि एक टिपिकल रॉकेट का तकरीबन आपकी बुक के अकॉर्डिंग 80% उसका जो मैस है वो उसका फ्यूल है। अब जरा एक बात और देखिए, जब रॉकेट फायर नहीं किया था तो टोटल मोमेंटम ज़ीरो था, लेकिन आफ्टर इग्निशन जब इसको फायर किया जाता है तो रॉकेट का निचला हिस्सा यहाँ से बर्न्ड गैसेस इजेक्ट होती हैं, नीचे को निकलती हैं। और अब आप देखें कि इसके रिएक्शन के तौर पर रॉकेट पर एक थ्रस्ट की फोर्स लगेगी अपवर्ड और रॉकेट ऊपर को मूव करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगी। अब डाउनवर्ड मोमेंटम इस बर्न फ्यूल का, इसको बैलेंस करने के लिए रॉकेट जो है वो गेन करेगा मोमेंटम अपवर्ड। इट मीन्स कि रॉकेट के ऊपर जो थ्रस्ट की फोर्स है वो अपवर्ड लगेगी और रॉकेट अपना मोमेंटम गेन करेगा। इट मीन्स के बिफोर फायरिंग तो वो ज़ीरो था, लेकिन रॉकेट गेन्स द मोमेंटम और रॉकेट का मोमेंटम
इक्वल एंड ऑपोजिट टू मोमेंटम ऑफ बर्न्ड फ्यूल है, यानी डाउनवर्ड मोमेंटम के ऑपोजिट रॉकेट का मोमेंटम अपवर्ड है। लेकिन यहाँ एक बात और काबिल गौर है, मैं इसको भी टाइटल पे दिखा रहा हूँ, वो ये है कि जैसे जैसे रॉकेट का मैस कम होता जाएगा, देखें जब फ्यूल उसके निचले हिस्से से जल के बाहर निकलेगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा तो ओवरऑल रॉकेट का मैस कम होता जा रहा है। बताइए, जब मैस कम होगा तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए रॉकेट की स्पीड बढ़ती जाएगी। यही वजह है कि रॉकेट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती, बल्कि रॉकेट अपनी वेलोसिटी लगातार बढ़ाता बढ़ाता ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर तक चला जाता है। ठीक है, सो इट मीन्स कि रॉकेट की वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि उसका एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रहा होता है। ये चीज़ हम लास्ट पे देखेंगे। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि रॉकेट के केस में जो रॉकेट का मोमेंटम है, जो रॉकेट मोमेंटम गेन कर रहा है, वो इस डाउनवर्ड मोमेंटम के ऑपोजिट है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि मोमेंटम गेन्ड बाय rocket is equal and opposite to इक्वल एंड ऑपोजिट टू डाउनवर्ड मोमेंटम। ठीक है, तो शुरू में हमने इंट्रोडक्शन में क्या बात की, प्लीज़ आप गौर कीजिए। नंबर 1 हमने कहा कि एक टिपिकल रॉकेट जो है वो अपना फ्यूल रखता है। रॉकेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो स्पेस तक जाने की सलाहियत रखता है। रॉकेट का फ्रंट और रियर पार्ट है और उसके अंदर फ्यूल के कैबन्स हैं। ठीक है, और बिफोर लॉन्चिंग उसका टोटल मोमेंटम 0 है। अब हम क्या बात करते हैं कि जब लॉन्च करते हैं तो रॉकेट के रियर पार्ट से, नीचे वाले हिस्से से बर्न फ्यूल इजेक्ट होता है और इस डाउनवर्ड मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए रॉकेट मोमेंटम गेन करता है अपवर्ड। ठीक है, फिर एक बात और आपको टेक्निकल वो ये बताई कि रॉकेट का मैस चूंकि ग्रेजुअली कम होता जाएगा तो इसके नतीजे में रॉकेट की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है रॉकेट की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। एक बात और की थी कि रॉकेट के लिए इतना ज़्यादा फ्यूल क्यों होना चाहिए, तो उसकी वजह ये बताई कि रॉकेट को इतनी लॉन्ग हाइट तक वर्क करना है, उसको मुसलसल ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना है, एयर फ्रिक्शन उसके रास्ते में आ रही है, तो ये इतनी ज़्यादा अपोजिंग फोर्स और इतने हाइट तक ले जाने के लिए रॉकेट के पास इतना फ्यूल होना चाहिए कि वो इतनी हाइट तक फ्यूल लगातार बर्न करके रखे और ये प्रोसेस चलता रहे। क्योंकि एक ये फ्यूल अगर कम होगा तो फिर रॉकेट कभी भी इतनी हाइट तक नहीं जा सकेगा। मज़ीद हमने ये देखा बच्चों कि ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का केस है। टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग ये कांस्टेंट है, यानी डाउनवर्ड मोमेंटम इज बैलेंस्ड बाय अपवर्ड मोमेंटम। ठीक है, यहाँ तक तो आपने इसके इंट्रोडक्शन को देखा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपके सामने जो बातें रखी, हमने कहा कि रॉकेट अपना एक फ्यूल रखता है, उसका मोमेंटम जो गेन करता है वो इक्वल एंड अपोजिट टू बर्न फ्यूल के मोमेंटम के बराबर होता है। यही वजह है कि रॉकेट पे एक थ्रस्ट की फोर्स लगातार ऊपर को लग रही है और ये फोर्स लॉन्ग हाइट तक लगती रहना चाहिए और ये फोर्स उसकी ग्रेविटी के मुकाबले में, यानी वेट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये फोर्स कम हुई और वेट ज़्यादा हुआ तो रॉकेट को कभी भी वो उठा नहीं सकेगी। ठीक है, तो रॉकेट को इन्फिनिट हाइट तक ले जाने के लिए मुसलसल थ्रस्ट की फोर्स की ज़रूरत है। अब इतनी थ्रस्ट की फोर्स कैसे पैदा होगी, इसके लिए आपके सामने मैं कुछ पॉइंट्स बोर्ड के ऊपर लिखूंगा, आपने गौर करना है। पहला पॉइंट है कि रॉकेट अपना फ्यूल रखता है और लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिक्सचर की शक्ल में है। देखें, अगर फ्यूल गैशियस स्टेट में होगा तो वो कंप्रेस्ड नहीं होगा और अगर कंप्रेस्ड नहीं करेंगे आप उसको तो फिर वो कभी भी इतने रॉकेट की बॉडी के अंदर लार्ज फ्यूल नहीं आ सकेगा। तो हमने बहुत इंटेंस हमने एक लार्ज वैल्यू ऑफ फ्यूल चाहिए, तो ये लिक्विफाई करके इसमें रखा जाता है। नंबर सेकंड, तकरीबन रॉकेट का 80% या उससे भी ज़्यादा जो मैस है, मोर देन 80% वो उसका फ्यूल का मैस है। ठीक है, तो आप समझ गए कि फ्यूल इतना ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है ताकि ये इन्फिनिट हाइट तक ये वर्क कर सके। नंबर 3,
एक टिपिकल रॉकेट कंज्यूम कितना खर्च करता है, तकरीबन देखें आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये 10,000 किलोग्राम यानी 10,000 किलोग्राम मैस एक सेकंड में जल के निकल रहा है। अब बताइए जब इतना 10,000 किलोग्राम का जो मैस है वो जलेगा तो रॉकेट के अंदर बेटा इंजन्स होते हैं। वो इंजन्स क्या करते हैं कि उस बर्न फ्यूल को प्रेशर की मदद से उसको बाहर को फेंकते हैं। तो इतना जब फ्यूल बर्न करेगा, इंजन्स का काम यही है कि वो बर्न फ्यूल को मुसलसल नीचे लेते आएँ। रॉकेट सिंगल नहीं है, ये मैंने भी बात लिख ली कि एक की बजाय नंबर ऑफ फ्यूल कैबन्स हैं। हर कैबन अपना हिस्सा मुकम्मल करने के बाद वो रॉकेट से अलग हो जाता है, फिर अगला कैबन जलता है, क्योंकि एक ही दफ़ा सारे को नहीं जला देना, वरना तो एक ही दफ़ा थ्रस्ट की फोर्स लगेगी और फिर वो ख़त्म हो जाएगी। हमें मुसलसल थ्रस्ट की फोर्स चाहिए। इसका मतलब है फ्यूल कैबन्स का में से मुसलसल फ्यूल आए और वो फ्यूल बर्न करे, उस बर्न फ्यूल को इंजन्स जो है रॉकेट के वो उसको बाहर की तरफ धकेलें, प्रोपेल करें और वो जला हुआ फ्यूल जो है वो गैशियस स्टेट में मुसलसल निकलता जाए। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट था कि देखें इसका मतलब है हेयर आपने एक बात देखी कि कितना मैस पर यूनिट टाइम कंज्यूम हो रहा है। दिस इज 10,000 किलोग्राम पर सेकेंड, वेरी लार्ज कंजम्पशन रेट है। ठीक है, एक सेकंड में 10,000 kg। नंबर 4 पॉइंट है, प्लीज गौर कीजिएगा कि ऑलमोस्ट the downward speed of ejected fuel is 4,000 मीटर पर सेकेंड, दैट इज कांस्टेंट। इसको सुन लें कि रॉकेट का जो निचला हिस्सा है उससे मुसलसल इतनी स्पीड से फ्यूल निकल रहा है, यानी इंजन्स जो ये काम कर रहे हैं इस प्रोसेस को वो अब बर्न फ्यूल की वेलोसिटी को कांस्टेंट रखे हुए हैं, यानी 4,000 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? अब अगर आपने पिछले रिजल्ट के मुताबिक अगर फोर्स फाइंड करना चाहते हैं फ्लो के दौरान, इस फ्लूइड फ्लो के दौरान जो लगने वाली टोटल फोर्स है जो रॉकेट के इंजन्स लगा रहे हैं ये काम करने के लिए, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कल वाले फार्मूले से, F = m/t × v। लेकिन बहरहाल ये बर्न फ्यूल की डाउनवर्ड वेलोसिटी आपकी बुक ने दी है 4,000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 4,000 मीटर पर सेकेंड से फ्यूल निकल रहा है और हर सेकंड में 10,000 किलोग्राम कंज्यूम हो रहा है। अब बताइए इसके नतीजे में लार्ज अपवर्ड थ्रस्ट लगेगी, क्योंकि हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन, और ये अपवर्ड थ्रस्ट जो है वो वेट के मुकाबले में इतनी ज़्यादा होगी कि रॉकेट बड़ी आसानी से वर्क करेगा और लॉन्ग हाइट्स तक, यानी कि इन्फिनिट हाइट्स तक, जहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो हो जाता है वहाँ तक वो जा सकेगा। तो ये पॉइंट्स तो इसकी मज़ीद इसकी कंस्ट्रक्शन से रेलिवेंट थे। आपके सामने इन चारों पॉइंट्स को लिखने के बाद अब हम इसका एक्सेलरेशन डिस्कस करने लगे हैं। एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट में लेट m बी द मैस ऑफ फ्यूल जो कि पर सेकेंड इजेक्ट हो रहा है और उसकी स्पीड है v और ये डाउनवर्ड है। देखिए इससे पीछे डायग्राम में हमने इस बात को देखा, तो अब हम इसको कैलकुलेट करने लगे हैं कि इसका मतलब है कि जो एक्शन की फोर्स इसके ऊपर, यानी जो फोर्स एक्ट कर रही थी रॉकेट के ऊपर जिसके नतीजे में ये बर्न फ्यूल इजेक्ट हो रहा था, उस फोर्स को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो आपने इस फार्मूले को पढ़ा है F = m/t × v। ये यहाँ पर कितना मैस हमने लिया, m वो मैस है जो पर सेकेंड बर्न कर रहा है, तो हेयर स्मॉल t इक्वल है, इसको पुट कर दें 1 सेकेंड, तो F की वैल्यू हमारे पास आ गई mv, इक्वेशन नंबर 1। हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, F = ma। तो ये वो फोर्स थी जो रॉकेट के ऊपर लग रही थी और इसी फोर्स को हम ma के साथ कंपेयर करते थे, इक्वेशन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने उस थ्रस्ट की फोर्स को फाइंड किया
जो रॉकेट के ऊपर लग रही थी और इस रिजल्ट को न्यूटन सेकंड लॉ के साथ कंपेयर किया। जब कंपेयर किया फ्रॉम 1 एंड 2, जब आप 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट आएगा ma इज इक्वल टू mv। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई mv ओवर कैपिटल M। ये हमें रिजल्ट क्या बता रहा है, देखें बेटा, मैस ऑफ फ्यूल बर्न पर सेकंड ये तो कांस्टेंट है, v स्पीड है फ्यूल की बर्न की, ये भी आपको बताया, ये दोनों चीजें तो कांस्टेंट है। तो रॉकेट का एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रॉकेट की अपनी मैस के। व्हाट डज इट मीन कि जैसे जैसे रॉकेट की मैस कम होती जाएगी रॉकेट का एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, मींस रॉकेट फास्टर एंड फास्टर होता जाएगा, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा बल्कि इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, हम कुछ एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल का पोर्शन आपके सामने डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के साथ। तो एग्जाम्पल नंबर 3.5 को देखिए, ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। 100 ग्राम गोल्फ बॉल इज मूविंग टू राइट विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। आपने गोल्फ का बॉल देखा है छोटे साइज में, उसको हिट किया और वो बॉल मूव कर रहा है। 100 ग्राम उसका मैस है और 20 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रहा है विद टू राइट, यानी उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड दी है। वो टकराता है, इट मेक्स ए हेड ऑन कोलिजन ऑन ए स्टील बॉल। वो जो गोल्फ की बॉल मूव कर रही थी उसको स्टील बॉल से टकराना पड़ता है और स्टील बॉल रेस्ट पे थी। इसका मतलब है गोल्फ की बॉल m1 हो गई इंसिडेंट बॉडी और स्टील बॉल m2 हो गई टारगेट बॉडी। तो स्टील बॉल रेस्ट पे थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है। m1 m2 आपके पास है, v2 आपके पास है 0, v1 आपके पास है। आपने क्या बताना है, कंप्यूट द वेलोसिटीज ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। दोनों बॉल्स की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होगी, यानी गोल्फ की बॉल की भी और स्टील बॉल की भी। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है given that गोल्फ बॉल का मैस m1 दैट इज 100 ग्राम, 1000 पे डिवाइड करेंगे 0.1 किलोग्राम। मैस ऑफ स्टील बॉल m2 8 किलोग्राम, यानी गोल्फ बॉल तो बहुत हल्की है स्टील बॉल के मुकाबले में, और स्टील बॉल एट रेस्ट थी। लेकिन m1 चूंकि हमने गोल्फ के लिए सिलेक्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी गोल्फ बॉल की इनिशियल वेलोसिटी दैट इज v1, और ये v1 थी 20 मीटर पर सेकेंड। ये शूट करती हुई बॉल जा रही थी और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टील बॉल दैट इज v2, v2 था 0। तो आपने बेटा आफ्टर कोलिजन, यानी जब इफ कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, तो आपने दोनों की वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन फाइंड करनी है। यू हैव टू डिटरमाइन golf ball that is v1 dash and final velocity of स्टील बॉल दैट इज v2 डैश। ये दोनों आपने फाइंड करनी है और आप अच्छी तरह जानते हैं एक इक्वेशन से दो अननोन फाइंड नहीं हो सकते। यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि v1 डैश और v2 डैश दोनों आपके पास नहीं है। लेकिन आपने कोलिजन के जो रिजल्ट्स निकाले हुए हैं वो रिजल्ट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चलें हम इसे सॉल्व करते हैं। v1 डैश बेटा क्या आपने फार्मूला पढ़ा था, m1 माइनस m2 v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 v2 ओवर m1 प्लस m2। देखिए v2 0 है तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, ये सारा फैक्टर तो 0 हो जाएगा। लेकिन इसको जब सॉल्व करते हैं तो m1 आपके पास है 0.1, m2 आपके पास है 8 और v1 है 20 ओवर, इन दोनों को ऐड करना है 0.1 प्लस 8। देखें बेटा ये छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो रिजल्ट माइनस का आएगा। आपने क्या करना है, मैं डिनोमिनेटर का आंसर बता देता हूँ, ये आएगा 8.1।
ये आएगा -7.9 मल्टीप्लाइड बाई 20 ओवर दिस। आप इसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड करेंगे। एक बात देखिए, ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि गोल्फ की बॉल पहले राइट साइड पे जा रही थी स्टेटमेंट में, लेकिन जब स्टील बॉल हैवी बॉल से टकराएगी तो वो उल्टे मुंह चली जाएगी वापस। ठीक है, इसका मतलब है कि अब आप ये कहेंगे कि गोल्फ की बॉल टकराने के बाद इस वेलोसिटी से पहले 20 मीटर पर सेकंड राइट से जा रही थी, अब -19.5 मीटर से पर सेकंड से वापस जा रही है। लेकिन स्टील बॉल पे क्या फ़र्क पड़ा उसकी वेलोसिटी पे? पहले तो वो 0 थी, v2 डैश। ये आपका इक्वेशन है, v2 0, ये सारा फैक्टर तो 0 हो जाएगा, +2 m1 आपके पास है 0.1, v1 आपके पास है 20 ओवर 0.1 + 8। आपने न्यूमिनेटर को हल करना है और डिनोमिनेटर आपके पास 8.1 आएगा और 2 × 0.1 × 20। ठीक है, ये आ जाएगा 22 × 40 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 ओवर 0.8। इसको आपने सॉल्व करना है, v2 डैश 0.5 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 6 है 3.6, वो आपके सामने मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। अ बॉय प्लेसेस ए फायर क्रैकर, एक लड़का रखता है, फायर क्रैकर पटाखे को कहते हैं, ऑफ नेग्लिजिबल मैस इन एन एम्प्टी कैन ऑफ 40 ग्राम। ज़रा समझ लीजिए इसको, एक बच्चा एक पटाखे को लेता है और उसको एक हॉल के अंदर, एक कैन के अंदर डाल देता है। ठीक है, कैन का मैस उसने दिया हुआ है और ये कहा है कि फायर क्रैकर का मान लीजिए अपना मैस नेग्लिजिबल है, तो वो फायर क्रैकर एक कैन के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, आफ्टर दिस ही प्लग्स, वो जोड़ देता है, एंड्स विद अ वुडन ब्लॉक ऑफ 20 ग्राम। वो उस कैन के दूसरे सिरे को, देखें कैन के अंदर उसने पटाखे को रखा, रखने के बाद इधर देखिए ये कैन है, इस कैन में उसने फायर क्रैकर को रखा और दूसरे एंड को उसने एक लकड़ी के ब्लॉक के साथ जोड़ दिया। तो हमारे सिस्टम में दो बॉडीज आ गए, एक कैन जिसके अंदर फायर क्रैकर पड़ा है और एक बॉक्स लकड़ी का जो साथ जुड़ा हुआ है। तो अब शुरू में तो दोनों रेस्ट पे थे, लेकिन वो क्या करता है, वो उस फायर क्रैकर को आग लगाता है। आफ्टर इग्निशन द फायर क्रैकर, फायर क्रैकर को आग लगाने के बाद अब उसको डर है कि कहीं उसके हाथ में ना ये फट जाए, वो इस सारे सिस्टम को ऐसे ऊपर फेंक देता है। ही थ्रोज द कैन स्ट्रेट अप, वो बिल्कुल इसको ऊपर फेंकता है और वो जो दो बॉडी का सिस्टम है यानी कैन और बॉक्स, वो जब टॉप पे जाता है तो वो पटाखा फट जाता है और फटते ही दोनों अलग अलग हो जाएंगे, यानी कैन और बॉक्स अलग अलग हो जाएंगे। तो कहते हैं अगर ब्लॉक शूट करे 3 मीटर पर सेकंड से तो कैन कितनी स्पीड से मूव करेगा। आइए इसको चेक करते हैं, पहले इसका डाटा लिखते हैं, आफ्टर दिस हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए इसमें 1 और 2 की सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैन के लिए 1 लेते हैं तो उसकी वेलोसिटी के लिए भी v1 लेंगे, ठीक है, और v2 अगर आप मैस अगर बॉक्स का या ब्लॉक का m2 लेते हैं तो वेलोसिटी भी उसकी v2 लेंगे और फिर v2 डैश की तरफ जाएंगे। बहरहाल हम अपना डाटा लिखने लगे हैं। मैस ऑफ कैन 40 ग्राम है, 1000 पे डिवाइड करेंगे 0.04 किलोग्राम। मैस ऑफ ब्लॉक या बॉक्स दैट इज m2 200 ग्राम, 1000 पे डिवाइड करेंगे 0.2 किलोग्राम। शुरू में दोनों की वेलोसिटी 0 थी फटने से पहले, तो इनिशियल v1 0, इनिशियल स्पीड ऑफ ब्लॉक दैट इज v2 0। अब उसने कहा कि आफ्टर एक्सप्लोजन, फटने के बाद ब्लॉक शूट करता है तो फाइनल स्पीड ऑफ ब्लॉक दी हुई है BLOC के ब्लॉक, तो ये बेटा v2 डैश आपको गिवन है और ये है 3 मीटर पर सेकंड। तो आपने बताना है कैन कितनी स्पीड से शूट करेगा, फाइनल स्पीड ऑफ कैन दैट इज v1 डैश, ये आपने फाइंड करनी है सॉल्यूशन। ओके, तो आइए
अब हमारे पास v2 डैश है, तो v1 डैश हमने फाइंड करना है, बाकी मैसेज आपके पास हैं, इनिशियल वेलोसिटीज जीरो हैं आपके पास हैं। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि बिफोर एक्सप्लोजन और आफ्टर एक्सप्लोजन मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। वी नाउ दैट according to law of conservation of momentum m1 v1 plus m2 v2, that is m1 v1 dash प्लस m2 v2 डैश। देखिए बेटा v1 0 v2 0, ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें v1 डैश फाइंड करनी है। और तो बताइए ये फैक्टर उधर जाएगा, माइनस m1 v1 डैश इज इक्वल टू m2 v2 डैश, तो आपकी v1 डैश आ जाएगी माइनस m2 v2 डैश ओवर m1। वैल्यूज़ को पुट कीजिए, माइनस m2 है आपके पास 0.2, v2 डैश आपके पास है 3 और m1 है 0.04। जी स्टूडेंट्स, आप इसे सॉल्व करेंगे, माइनस का साइन का ख्याल रखना है। माइनस क्या बताता है अभी बताते हैं। 0.2 को 3 से मल्टीप्लाई करें और इस पे डिवाइड कर दें, तो ये आंसर है 15 मीटर पर सेकंड। अच्छा, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, इंडिकेट्स दैट कैन विल शूट ऑपोजिट टू ब्लॉक, यानी लकड़ी का ब्लॉक जिस तरफ को शूट करेगा कैन उसके ऑपोजिट शूट करेगा। तो माइनस का साइन का मतलब है कि डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट होगी। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर और ये दो न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।